माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अब हम लास्ट फंक्शन ऑफ बैंकिंग करने जा रहे हैं जो कि है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं फिर दोबारा सेंट्रल बैंक क्या होता है। देखिए सेंट्रल बैंक क्या है, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आपको पहले भी मैंने बताया जो कंट्रोल क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। सप्लाई ऑफ मनी भी मैंने आपको बता दिया है। सप्लाई ऑफ मनी क्या चीज हो गया, सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली राइट है कि वो कितनी मनी सप्लाई करे आपकी इकोनॉमी में। बिकॉज आपको पता है सिचुएशन अलग अलग होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, उसी हिसाब से सप्लाई ऑफ मनी करी जाती है इकोनॉमी में। एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, क्रेडिट क्या होता है, उधार। और ये याद रखिएगा, आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन April 1, 1935। आरबीआई कब बना था, 1935, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 1934। इंडियन एक्ट पास्ड इन कब पास्ड हुआ था, 1934 में। और स्टैब्लिश कब हुआ था ये, ऑन April 1935 में। आरबीआई को 1935 के नाम से भी जाना जाता है, आरबीआई और सेंट्रल बैंक। 1935 कब बना था, याद रखना, April 1, 1935। अब देख लीजिए आगे। आगे है आपका लास्ट फंक्शन है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। ध्यान से सुनना, हाउ सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है आपका सेंट्रल बैंक। The principal function of the central bank is to control the supply of credit in the economy। principal function यानी main function central bank RBI का क्या है, supply of credit in the economy कैसे कंट्रोल करें। It shows or implies increase or decrease in the supply of money। वो कैसे कंट्रोल करेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा के, इंक्रीज करके और कम करके। इन द इकोनॉमी इट्स वेरियस मेजर्स आर, देखिए the various instrument measures by which RBI, that is central bank, controls the supply of money or availability of credit in the economy। कैसे कंट्रोल करता है, देखिए मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट और मेजर्स क्या है। सबसे पहला है आपका बैंक रेट। बैंक रेट का अंदर नेम क्या होता है, डिस्काउंट रेट। अब देखिए बैंक रेट क्या होता है, it refers to the rate of interest at which RBI, that is central bank of the country, lends money to the commercial bank। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। बैंक रेट और डिस्काउंट रेट क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें सेंट्रल बैंक, that is RBI, पैसे लेंड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, टू मीट लॉन्ग टर्म नीड्स। ये होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जब सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को पैसे लेंड करेगी वो क्या कहलाया जाएगा, आपका बैंक रेट। इसका अदर नेम क्या होता है, आपका डिस्काउंट रेट भी। याद रखना ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक लेंड करती है, उधार देती है पैसा कमर्शियल बैंक को टू मीट लॉन्ग टर्म नीड्स। आगे देखिए नेक्स्ट है, अब है आपका अंडर द सिचुएशन ऑफ, अब आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर एक्सेस डिमांड हो। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा, इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, महंगाई जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड बैंक रेट भी सेंट्रल बैंक को बढ़ाना पड़ता है। सपोज करो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि डिमांड को कंट्रोल कर पाएँ, ताकि लोग उसको बाय ना कर पाएँ गुड्स एंड सर्विसेज को। जब बहुत ज़्यादा महंगाई होगी तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्वियसली नहीं बाय करेंगे। तो ये बात बोल रहे हैं, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड बैंक रेट क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज। ड्यू टू दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक भी उसको बढ़ा देगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट इज रिड्यूस। लोग पैसा उधार लेना कम कर देंगे। दस क्रेडिट बिकम्स डियर। डियर का मतलब होता है महंगा, नॉट इजीली अवेलेबल, जिससे क्या होगा, एंटेयर द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व। ओके, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी हो जाएगी सॉल्व। देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार, अंडर द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा। बैंक रेट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल बैंक भी, सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया, कमर्शियल बैंक भी बढ़ा देगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, बाकी अदर्स बैंक्स में भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिससे ऑब्वियसली डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और क्रेडिट महंगा मिलेगा तो नॉट इजीली अवेलेबल होगा, जिससे क्या होगा, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अंडर द सिचुएशन ऑफ डेफिशिट डिमांड और डिफ्लेशन। डेफिशिट डिमांड का मतलब है डिमांड की कहीं ना कहीं कमी।
यानी डिमांड बढ़ ही नहीं रही है, उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी बैंक रेट इज टू बी डिक्रीज्ड। सपोज करो पहले बैंक रेट था आपका 10%, अब क्या हुआ, बैंक रेट हो गया आपका 5%, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। सेंट्रल बैंक ने क्या करा, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। ड्यू टू दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक विल आल्सो डिक्रीज। जब आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से क्या कर दिया 5%, तो कमर्शियल बैंक भी कम कर देगा, जिससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीजेस। सपोज करो जो लोग पहले 10% पे लोन नहीं ले रहे थे अब वो इजीली ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीजेस, क्रेडिट बिकम चीप यानी इजीली अवेलेबल, एंड हेंस द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, सॉल्व। क्योंकि अब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया, जिससे क्या हो गया, लोन इजीली अवेलेबल हो गया, लॉट्स ऑफ पीपल विल बाय लोन, ले लेंगे लोन वो, ठीक है, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी या लीगल रिजर्व रेशो, इसके दो पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं क्रेडिट क्रिएशन में। एक होता है आपका एसएलआर, दूसरा है आपका एलआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एंड दूसरा पार्ट है आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दूसरा आपका क्या चीज होता है, सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। देख लीजिए क्या है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, क्या होता है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट। अब आप देख लीजिए, सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना है, 1 लाख रुपीज, ठीक है, इसका 20% इन द फॉर्म ऑफ SLR, अगर इसका 20% कितना हुआ, 1 लाख का 20,000, अगर इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व वो अपने पास रखेगा, इस रिजर्व को क्या बोला जाएगा, SLR। कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट 1 लाख है, इसका 20% इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व जो वो अपने पास रखेगा वो क्या कहलाया जाएगा, SLR। और SLR को कौन फिक्स करेगा, RBI, एंड इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जस्ट हमारी अजम्पशन थी कि 20% है, और इसको फिक्स्ड वैसे कौन करता है, आपका RBI, और ये वेरिड का मतलब चेंज होता रहेगा कहाँ, फ्रॉम टाइम टू टाइम। याद रखना SLR क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट की विच एवरी बैंक, यानी कमर्शियल बैंक जो अपने पास रखेगा वो क्या चीज कहलाई जाएगी, आपका SLR। और SLR कौन फिक्स करेगा, आपका RBI, और ये चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। सिचुएशन देखिए अंडर द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, मैंने आपको बताया एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन क्या चीज होगा, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड SLR इज टू बी इंक्रीज। अगर सिचुएशन देखिए एक्सेस डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो SLR के अंदर हम क्या करेंगे, SLR हम इंक्रीज कर देंगे। इसके मतलब ये देखिए, अगर कमर्शियल बैंक 1 लाख में से पहले अपने पास 20% रख रहा था, अब हम क्या करेंगे, हमारे को सिचुएशन को हैंडल करना है इन्फ्लेशन की, उसके अंदर हम 20% पहले 20,000 रख रहा था, 20,000 रख रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब पहले 20,000 रख रहा था, अब वो रख रहा है कितना, 40,000। हम क्या करेंगे, SLR को बढ़ा देंगे इस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए। 40% कितना हो गया, 40,000, यानी 40,000। अब कितने बचे उसके पास, 60,000, यानी वो लोन्स कितना दे सकता है पीपल को, 60,000। पहले कितने थे, 1 लाख, रिजर्व की फॉर्म में कितना रख लेगा वो अपने पास, 40,000। पहले कितना रख रहा है, 20,000, अब कितना रखेगा, 40,000, तो कितना बचा, 60,000। तो इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट क्रेडिट मनी बिकम्स डियर, नॉट इजीली अवेलेबल, एंड हेंस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व। कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सपोज करो लोन बहुत सारे पर्सन मांग रहे हैं, और सिचुएशन क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन की। ऑब्वियसली जब महंगाई आ गई, बहुत सारे लोगों की डिमांड अगर आएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, जिससे SLR हमारे को क्या करना पड़ेगा, लोन्स की डिमांड ज़्यादा आई, SLR हमने बढ़ा दिया, तो SLR जब हम बढ़ा देंगे 20 से 40% कर दिया, तो 40,000 अपने पास रखेगा, 60,000 लेंड कर देगा, एज अ रिजल्ट क्रेडिट मनी बिकम डियर, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, सॉल्व। नेक्स्ट है आपकी अंडर द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, यहाँ पे है डिमांड की कमी। तो इस केस में क्या होगा, SLR इज टू बी डिक्रीज्ड। पहले कमर्शियल बैंक के पास कितना था,
1,00,000 रुपीज़ पूरा टोटल डिपॉजिट है। पहले वो कितना रख रहा था 20% यानी 20,000, अब वो कितना रख रहा है 5%, 5,000 यानी 5,000 हो गया 5%, तो कितना बचा अभी 95,000। ये लेंड कर सकता है, इट्स जस्ट एन अजम्पशन। ये अब क्या कर सकता है 95,000 क्या कर देगा, पैसे लेंड कर देगा। तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्रेडिट मनी एक्सपेंड, क्रेडिट मनी लोगों को लोन्स की फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सकता है और बिकम्स चीप एंड हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी सॉल्व। नेक्स्ट है आपकी कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो से याद रखना कैश रिजर्व क्या चीज हो गया आपका, सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना है 1,00,000 रुपीज है और उसका 20% वो किसके पास रखा है, डेट इज 20,000 सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास अगर रखेगा तो वो पार्ट जो ये 20,000 है वो क्या कहलाया जाएगा, CRR कैश रिजर्व रेशो। ध्यान से देखना पूरे अमाउंट जो कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हुआ है उसका कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व जो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई के पास रखा जाएगा वो क्या चीज कहलाया जाएगा, कैश रिजर्व रेशो या फिर मिनिमम रिजर्व रेशो। तो देख लीजिए इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। एग्जाम्पल इफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट, जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ भी दिया, इफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट इज रुपीज 100 करोड़ एंड CRR is 10%, thus the minimum amount is to be kept with the central bank, क्योंकि ये करोड़ों में चलता है। ये तो एक एग्जांपल दिया था मैंने, तो कितना होगा वो रुपीज 10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व किसके पास रखा जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास। याद रखना C से कैश रिजर्व रेशो एंड बाकी आपका C से ही सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के पास कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखी जाएगी टोटल डिपॉजिट में से, वो क्या कहलाया जाएगा, कैश रिजर्व रेशो। सिचुएशन देखें, सिचुएशन है अंडर द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। मैंने जैसे कि आपको बताया एक्सेस डिमांड क्या हो गया, इन्फ्लेशन। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड CRR इज टू बी इंक्रीज, जैसे कि मैंने अभी आपको SLR में बताया था, CRR में भी क्या चीज होगी, सेंट्रल सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास कितने हैं 1,00,000 रुपीज टोटल डिपॉजिट, पहले कितना रखवा रहा था वो 20% यानी 20,000 और अब वो सेंट्रल बैंक के पास कितना रखवा रहा है 40%, तो कितना हो जाएगा 40,000। तो ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज होगा तो कैश इज नॉट इजीली अवेलेबल, तो इससे क्या चीज होगा, सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ कितने पैसे रखे जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास कितने पैसे रखे गए 40,000, कितने बचे कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास बचे हैं सिर्फ 60,000। अब 60,000 वो क्या करेगा, पैसे लेंड कर देगा पब्लिक को, तो इससे क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट क्रेडिट मनी बिकम डियर नॉट इजीली अवेलेबल। तो इससे चलिए आप सबको अब एक्सेस डिमांड CRR से रिलेटेड पता ही चल गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड। देखिए डेफिशिएंट डिमांड में क्या था, अंडर द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अगर डेफिशिएंट डिमांड होगा तो CRR इज टू बी डिक्रीज। कैसे होगा देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट हुआ है 1,00,000 रुपीज का, पहले कितने हम पैसे रखवा रहे थे कमर्शियल बैंक के पास 40%, दैट इज क्या हो गया आपका 40,000। सिर्फ लेंड करने के लिए कितने बच रहे थे 60,000, किस में, एक्सेस डिमांड में। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर हम क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक के पास 1,00,000 रुपीज अगर डिपॉजिट हुआ है, अगर हम सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास 10% रखेंगे तो कितना हुआ 10,000। अब कितना बचा उनके पास 90,000, पहले कितना था 60,000, लेकिन अगर हम इसका 10% रखेंगे तो कितना बचा 90,000। अब हम लोगों को, पीपल को इकोनॉमी के अंदर लोन ज़्यादा दे सकते हैं, दैट इज 90,000, जिससे क्या होगा, हमारा क्रेडिट मनी एक्सपेंड हो जाएगी। तो इन केस ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड अगर हम CRR क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। पहला हमारा कितना था 40%, अब कितना है हमारा 10%, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट मनी एक्सपेंड और बिकम्स व्हाट, चीप, तो क्या हो जाएगा, सस्ता। हैज द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, सॉल्व इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। देखिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स क्या होता है, MRR, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द पब्लिक फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड बाय बैंक। देखिए अगर करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि सपोज करो किसी को लोन चाहिए और उसने अपनी प्रॉपर्टी जो कि 1 करोड़ रुपए के, जस्ट एन एग्जांपल कि
उसकी बिल्डिंग या उसकी होम कितने का है, 1 करोड़ का, जो उसने क्या करा है, बैंक में एज अ सिक्योरिटी रखवाया है। एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड बाय बैंक। एक बात सुन लेना बेटा कि अगर कभी भी कोई वैल्यू, कोई लोन मांग रहा है, सपोज करो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ₹10 लाख है और बैंक हमेशा उसको लोन ग्रांट करेगा थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि हम वो लोन की किस्तें भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा। अगर वो नहीं दे पाया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जब्त हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो लोन के लिए रखवाई है एज अ गिरवी, तो बोल रहे हैं एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड बाय बैंक, और बैंक ने कितना उसको लोन दिया है। सपोज करो प्रॉपर्टी की कीमत है 10 लाख रुपीज और लोन कितना ग्रांट किया है, 8 लाख रुपीज। तो अभी भी उसके पास 2 लाख रुपीज जो रह गए हैं वो क्या कहलाया जाएगा, आपका MRL, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय पब्लिक, कितनी वैल्यू उसकी सिक्योरिटीज की है जो ऑफर्ड कर रही है पब्लिक बैंक को, ठीक है, गिरवी रखने के लिए, और कितना लोन उसको दिया गया है। जैसे अ पर्सन मॉर्टगेजेस एन आर्टिकल, गिरवी रखा है उसने अपना कोई भी आर्टिकल, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, वर्थ जिसकी कीमत कितनी है आपकी 10 लाख रुपीज, और एंड द बैंक गिव्स हिम अ लोन ऑफ 8 लाख रुपीज। बैंक ने लोन उसको कितने का दिया, 8 लाख रुपीज। तो यहाँ पे MRL जैसे मैंने आपको बताया कितना है, 20%, यानी कितना है आपका 2 लाख रुपीज। तो MRL क्या चीज हो गया, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय पब्लिक एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड बाय बैंक। जो उसका अमाउंट बचेगा वो क्या कहलाएगा, MRL, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी अंडर द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या हो गया आपका, इन्फ्लेशन। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड MRL इज टू बी इंक्रीज। MRL इंक्रीज कैसे कर दिया जाएगा, ताकि परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक गेट रिड्यूस। देखिए अगर कोई लोन लेने बहुत ज्यादा आ रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, बैंक के अंदर, तो उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, MRL का लोन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, किसी की प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, सपोज करो 10 लाख रुपीज है जो उसने बैंक में गिरवी रखवाई है, ठीक है, और उसको लोन चाहिए 9 लाख रुपीज का, या 9 लाख क्यों कह रहे हो आप, ये समझ लीजिए 10 लाख रुपीज का ही लोन मांग रहा है वो, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया है लोन हमेशा कम का दिया जाता है, तो उसके अंदर या तो प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख का लोन मांग रहा है तो कम से कम प्रॉपर्टी की कीमत 12 लाख होनी चाहिए, 15 लाख होनी चाहिए, तभी उसको 10 लाख का लोन मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अगर एक्सेस डिमांड है, अगर लोग लोन मांग ही रहे हैं, उसको कम करने के लिए अब क्या चीज होगा, पहले सपोज करो बैंक 20% काट के 8 लाख रुपीज दे रहा था। अगर कोई 10 लाख रुपीस का लोन मांग रहा है उसको 8 लाख का लोन दिया जा रहा था। अब क्या चीज है, लोन की डिमांड बहुत ज्यादा आने के कारण बैंक क्या करेगा, उसने ये क्या चीज कर दी, 20% की जगह 40% कर दिया। तो 40% में क्या चीज होगा आपका, अब बैंक अपने पास कितना रख लेगा, 10 लाख का 40%, ये हो गया आपका 4 लाख रुपीज। तो कितना बचा, 6 लाख रुपीज। तो अगर कोई 10 लाख का लोन मांग रहा है उसको 6 लाख मिले तो वहां डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि लोन तो उसको ज्यादा की जरूरत है और दिया जा रहा है उसको कम। तो उसमें एज अ रिजल्ट परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक गेट रिड्यूस, दिस रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि उसकी जरूरत तो 10 लाख की है, उसको दे कितना रहे, सिर्फ 6 लाख। अब क्योंकि बैंक ने क्या करा, इस केस में एक्सेस डिमांड में बैंक या इन्फ्लेशन में क्या करेगा, बैंक MRL का रेट बढ़ा देगा, ठीक है। पहले 20% रख रहा था, अब 40% रख लेगा, तो 40% रखेगा तो क्या हो जाएगा, 10 लाख का 4 लाख रुपीज, और कितना उसको लेंड करेगा लोन, 6 लाख। इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, वो लोन लेगा ही नहीं, एंड दस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट है आपका अंडर द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड को हम डिफ्लेशनरी भी बोलते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड MRL इज टू बी डिक्रीज। देखिए किसी की प्रॉपर्टी की कीमत है 10 लाख रुपीज, पहले कितना रखा था बैंक अपने पास, 20% यानी 2 लाख रुपीज। अब बैंक किसी ने लोन मांगा आप 10 लाख रुपीज का, लेकिन बैंक ने क्या करा, क्योंकि डिमांड ही नहीं आ रही है लोन्स की, उन्होंने इस रेट को कम करके कितना कर दिया, 10%। तो क्या चीज होगा, अगर 10 लाख का लोन मांगा उसका 10% कितना होगा, 1 लाख, उसको लोन कितने का दे दिया जाएगा, 9 लाख का।
क्योंकि मैंने बताया कभी भी लोन पूरा नहीं मिलता, जो प्रॉपर्टी की कीमत होगी उससे थोड़ा कम ही लोन दिया जाएगा। तो एज अ रिजल्ट परचेजिंग पावर इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि 10 लाख का मांग रहा है, उसमें क्या होगा 9 लाख का तो उसको मिल ही रहा है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पूरी हो रही है। तो दिस रिजल्ट इन दी एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। जब पता चलेगा लोगों को कि क्रेडिट इजीली अवेलेबल है और कम परसेंटेज पे ही वो एमआरएल रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका क्रेडिट एक्सपैंड हो जाएगा, दस दी प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जहाँ पे सेंट्रल बैंक सेल और परचेज करे सिक्योरिटी की इन दी ओपन मार्केट, जहां सेल और परचेज सिक्योरिटीज की हो उस ओपन मार्केट में बाय द सेंट्रल बैंक, उसको बोलते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। और यहाँ पे सिक्योरिटीज क्या इंक्लूड करता है, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स एसेट्रा। तो याद रखना, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट इज नोन एज व्हाट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए, अंडर द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर इन्फ्लेशन आ रहा है हमारी इकोनॉमी में तो उसमें इस सिचुएशन से हम कैसे कोप अप करेंगे। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक वो इटसेल्फ इंडल्ज हो जाएंगे किस चीज में, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वो खुद ही बेचना स्टार्ट कर देंगे सिक्योरिटीज, जैसे मैंने आपको बताया शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब। एज अ रिजल्ट परचेजिंग पावर ऑफ द सिस्टम गेट रिड्यूस। इससे क्या होगा, जब खुद ही इंडल्ज हो जाएंगे तो परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम, इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो क्रेडिट बिकम्स डियर, नॉट इजीली अवेलेबल, एंड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व्ड। याद रखना, जहां भी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट खुद इंडल्ज हो रहा है सेल ऑफ सिक्योरिटीज में, वहां पे परचेजिंग पावर सिस्टम की क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट इजीली अवेलेबल नहीं होगा। डियर का मतलब यही है, नॉट इजीली अवेलेबल, और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका अंडर द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशनरी। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंडल्जेस इटसेल्फ इन द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब एक चीज देखिए, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब ये चीज है, अभी कैश की कमी थी इकोनॉमी में हमारे, तो इसमें क्या होगा, अब हमें कैश बढ़ाना है। एक्सेस डिमांड में तो कैश की को हमें कहीं ना कहीं रोकना था, यहाँ पे कैश हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करवाना है। तो उसमें क्या होगा, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, वो खुद ही परचेज कर लेंगे सिक्योरिटीज़ को। जब वो सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे तो पैसा देंगे, तो जिससे क्या होगा, परचेजिंग पावर ऑफ द सिस्टम गेट इंक्रीज्ड, परचेजिंग पावर सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा और एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट बिकम चीपर। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, इजीली अवेलेबल, एंड द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, सॉल्व। नेक्स्ट है आपका रेपो रेट। देखिए रेपो रेट और बैंक रेट मैंने आपको पहले बताया था सेम है, जब सिर्फ फर्क बैंक रेट में क्या है, वो लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ये रेपो रेट किस लिए, शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये क्या चीज होता है, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स करता है, पैसे उधार देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, टू मीट व्हाट, शॉर्ट टर्म नीड्स। याद रखना बेटा, बैंक रेट और रेपो रेट का डिफरेंस क्या है, बैंक रेट के अंदर जो पैसे सेंट्रल बैंक रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक पैसे लेंड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, लेकिन लॉन्ग टर्म नीड्स फुलफिल करने के लिए वो होता है आपका बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। रेपो रेट में क्या चीज होता है, सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को पैसे लेंड करता है किस चीज को फुलफिल करने के लिए, टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स, उसको क्या कहेंगे हम, रेपो रेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब है एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन। अब देखिए एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन है। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड रेपो रेट इज टू बी इंक्रीज्ड। रेपो रेट इंक्रीज किस लिए कर दिया जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाएगा जनरल पब्लिक से, तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक ने वो बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक भी उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, जिससे डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाएगी, रिड्यूस। अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा, सपोज करो पहले 10% रखा जाता था, अब 20% 1 लाख का, तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैसे अब नहीं इजीली अवेलेबल होंगे, तो इससे डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाएगी, रिड्यूस। दस क्रेडिट बिकम डियर, नॉट इजीली अवेलेबल। अब क्या होगा, एंड हेयर द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व। अब जिस इंटरेस्ट रेट पे, मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस इंटरेस्ट रेट पे
सेंट्रल बैंक पैसे लेंड करता है कमर्शियल बैंक को टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स, उसको रेपो रेट कहा जाएगा। अगर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया कमर्शियल बैंक को, तो क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक को बढ़ा दिया तो आगे भी क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। तो क्रेडिट बिकम्स डी आर नॉट इजीली अवेलेबल। नेक्स्ट देखिए, अब डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन, पहले मैंने आपको बताया है, सपोज करो इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा बढ़ा दिया, अब इसमें अगर उसने कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय दी सेंट्रल बैंक ने अगर कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक भी कम कर देगा, बाकी सारे बैंक भी को भी कम मिलेगा, तो लोगों के लिए भी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम। तो डिमांड फॉर क्रेडिट इसमें इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट बिकम्स चीप यानी इजीली अवेलेबल, दस द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इसलिए क्या हो जाएगी, सॉल्व। देखिए नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक कैन पार्क देयर सरप्लस फंड। ध्यान से देखना बेटे, रिवर्स रेपो रेट क्या चीज होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कमर्शियल बैंक को मिलता है, क्योंकि उसके पास जो सरप्लस फंड, जो एक्स्ट्रा कैश होगा वो किसको दे देगा, आरबीआई अपने पास रख लेगा। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक क्या जनरेट करेगा, इंटरेस्ट इनकम। जब वो अपना एक्स्ट्रा फंड पार्क कर देगा किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक उसको पैसे की जगह क्या देगा, इंटरेस्ट इनकम। तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक जनरेट व्हाट, इंटरेस्ट इनकम, वही होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। देखिए, अंडर द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन रिवर्स रेपो रेट इज टू बी इंक्रीज। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो इसके अंदर क्या होगा, अगर कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं देना है जनरल पब्लिक को, तो वो क्या करेगा, अपना सरप्लस फंड ज़्यादा से ज़्यादा पार्क कर देगा कहाँ, सेंट्रल बैंक के पास, क्या जनरेट करने के लिए, इंटरेस्ट इनकम, जिससे सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो जाएगी इकोनॉमी में एंड सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कर्व्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंडर द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट इज टू बी डिक्रीज। कहने का मतलब ये है, कमर्शियल बैंक के पास जो सरप्लस फंड होगा वो सेंट्रल बैंक के पास क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ज़्यादा रखेगा नहीं, जिससे क्या होगा, दिस इंड्यूसेस दी कमर्शियल बैंक टू पार्क लेस फंड। जब वो लेस फंड पार्क करेगा, इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, कहाँ पर, इकोनॉमी में। सेंट्रल बैंक के पास कम पैसे रखेगा तो उसके पास ज़्यादा पैसे अवेलेबल होंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ लोन वो जनरल पब्लिक को दे देगा, जिससे क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज इन द इकोनॉमी एंड हेंस द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन क्या हो जाएगी, कर्व्ड हमारी इकोनॉमी।